हेलो फ्रेंड्स, हमने ये राजस्थान फार्मासिस्ट का 2012 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में 60 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसके जो 2 पार्ट अपलोड किए हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 61, द एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन क्लास दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पेशेंट विद गाउट इज। तो इसके ऑप्शंस हैं डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो अगर किसी पेशेंट को गाउट की प्रॉब्लम होती है तो उसे कौन सी इनमें से मेडिकेशन नहीं प्रिस्क्राइब करते, मतलब कौन सा, ये सारे एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, तो कौन सा इसका आंसर है? डायूरेटिक्स, ठीक है। आंसर ए इसका राइट आंसर है। जो डायूरेटिक्स होते हैं जैसे थायजाइड्स हैं या फिर ये लूप डायूरेटिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद ही हाइपर यूरिसीमिया कराते हैं, मतलब यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं ये। तो इसलिए इनको हम गाउट में नहीं देते, क्योंकि गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। तो इसमें हम ऐसी ड्रग्स देती हैं जो या तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करा दे या फिर उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे, इसलिए इसमें हम गाउट में ऐसी ड्रग्स देते हैं। जैसे प्रोबेनासिड है, यूरिकोस यूरिक होता है, वो देते हैं गाउट में। तो लेकिन जो अगर ये डायूरेटिक्स होते हैं ये क्या कराते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज कराते हैं, हाइपर यूरिसीमिया कराते हैं। तो इसलिए इनको इसमें गाउट में नहीं देना चाहिए। और एक कुछ जैसे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, उसमें वो होती है पायराजीनामाइड जो होती है, वो भी क्या कराती है, हाइपर यूरिसीमिया कराती है, ठीक है। इसलिए उसको भी इसके साथ मतलब इसमें गाउट में नहीं देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायूरेटिक्स। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं इसमें वो विरापामिल, डिल्टेजम, निफेडिपिन ये सब आते हैं। और सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। तो इनके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है जैसे विच वन इज कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो इनके सारे के सारे एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए। बीटा 1 ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं, इसमें जैसे मीटोप्रोलोल है, एटिनोलोल, एस्मोलोल, एसब्यूटोलोल, बिटेक्सोलोल, बिसोप्रोलोल, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल, ये सब क्या होते हैं, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स होते हैं। तो इन सब के नाम अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, केमिकल फॉर्मूला बिलो रिप्रेजेंट। ये केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये मतलब किसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो इसका ऑप्शन है एस्प्रिन, मिथाइल सैलिसिलेट, सैलिसाइलामाइड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये किसका है? तो जैसे इसमें सैलिसाइलामाइड, अमाइड तो इसमें कोई कहीं दिख नहीं रहा, तो ये तो होगा नहीं सैलिसाइलामाइड, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? देखो इसमें क्या है, COOCH3, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब इसका मतलब मिथाइल ग्रुप होता है ना, तो ये, और अगर इसको देखें COOH होता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहाँ पे ये COOH होता है और ये OH, तो ये क्या है, ये सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है। क्या है ये? सैलिसिलिक एसिड है। ये जो फॉर्मूला है ये सैलिसिलिक एसिड का है, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, इस H की जगह पे क्या लगा दिया, CH3। तो क्या बन गया, मिथाइल सैलिसिलेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये है मिथाइल सैलिसिलेट है, ठीक है। और एस्पिरिन क्या होती है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का काफ़ी बार पूछते हैं, इसका नाम जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। वैसे लगता है आसान सा, पर ना कई बार ना इसी में ही ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एस्पिरिन क्या होती है, एस्पिरिन होती है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होती है, ठीक है। इसमें जो ये सैलिसिलिक एसिड होता है इसमें एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ये तो COOH ऐसे कैसे रहेगा, ये OH है ना, OH की जगह पे यहाँ पे लग जाएगा OCOCH3, ये एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। तो इसका नाम क्या है, एस्पिरिन। एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एस्पिरिन क्या होती है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होती है, और ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये सब याद रखने हैं। अब जैसे इसमें ये ऐसे पूछा हुआ है तो क्या पता एस्पिरिन का भी ऐसे देख के पूछ ले, तो हमें ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले से हैं थोड़े बहुत तो याद ही होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल सैलिसिलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। तो इसके ऑप्शंस हैं कार्बन 33, ये है Br83 है, हाइड्रोजन का 2, और ये फॉस्फोरस 32। तो इसका आंसर क्या होगा,
कौन सा रेडियो एक्टिव है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फॉस्फोरस 32 है इसका आंसर। फॉस्फोरस 32 क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसको किस में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया वीरा में इसको यूज़ करते हैं। जो पॉलीसाइथीमिया वीरा होता है उसमें जो आरबीसी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, अब नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है और आरबीसी ज़्यादा हो जाती है उसमें पॉलीसाइथीमिया वीरा में, तो उसमें इसको फॉस्फोरस 32 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है वाटर अटैक टेस्ट कैन बी अप्लाइड फॉर, तो इसके ऑप्शंस हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास या ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो ये ग्लास के ना ऐसे नाम दे दिए, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे नहीं दिया, तो ये भी पता होना चाहिए हमें कौन सा टाइप 1 है, कौन सा टाइप 2, कौन सा टाइप 3, कौन सा टाइप 4। तो वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए होता है, ये टाइप 2 ग्लास के लिए होता है। ठीक है, तो हमें पता है टाइप 2 ग्लास के लिए होता है। टाइप 1, 3 और 4 के लिए होता है पाउडर ग्लास टेस्ट, और टाइप 2 ग्लास के लिए होता है वाटर अटैक टेस्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए इनमें से वो टाइप 2 ग्लास है कौन सा। ठीक है, तो इसका है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ऑप्शन डी राइट है। जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है इसको बोलते हैं टाइप 2 ग्लास बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए होता है वाटर अटैक टेस्ट होता है। टाइप 1 ग्लास को क्या बोलते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास, इसको न्यूट्रल ग्लास भी बोलते हैं। टाइप 2 ग्लास को ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 ग्लास को बोलते हैं सोडा लाइम ग्लास, और टाइप 4 ग्लास को बोलते हैं जनरल पर्पस ये सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, ए सोल्यूशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक कंटेन, तो इसकी ये कंसंट्रेशन दी हुई है, इतना इसमें एड्रेनलिन प्रेजेंट है। हाउ मच एड्रेनलिन हैज़ एडेड टू मेक द सोल्यूशन। अच्छा, तो इसमें पूछा हुआ कितना हमें एड्रेनलिन मिलाना है, तो मतलब ये पूछा हुआ इसमें कितना एड्रेनलिन है। तो देखो जैसे कि जो हमें ये रेशो में जो कंसंट्रेशन होती है इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये है 1:100 का मतलब क्या होता है, जैसे हमें दिया हो 1:100, इसका मतलब क्या है 1 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1 ग्राम इन 100 ml, मतलब ये 1% होता है। ठीक है, जो 1% होता है उसको बोलते हैं 1 ग्राम इन 100 ml, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब यही ना, इसी में ये ऐसे ही कंसंट्रेशन दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है 1 ग्राम इन इतने ml। ठीक है, जो हमें ये दिया हुआ है 1:, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या है 1 ग्राम इन कितने ml, इतने ml में है 1 ग्राम। ठीक है, अब हमें आंसर किस में पूछा है इसने, ये हमें पूछा जैसे इनमें चारों में से कौन सा आंसर है, तो ये 0.1% का मतलब है 0.1 ग्राम इन 100 ml, तो हमारा ये बन रहा है 0.1 ग्राम हो सकता है, क्योंकि इसमें तो ये ml इतनी ज़्यादा है, तो इसमें तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। या 0.01% का मतलब 0.01 ग्राम इन 100 ml, तो ये भी नहीं लग रहा है इसमें से। तो आंसर हमें mcg, मतलब mcg का मतलब माइक्रोग्राम में निकालना है। ठीक है, हमें आंसर किस में निकालना है, माइक्रोग्राम में। अब हमें क्या करना है, इस ग्राम को हमारे को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे कर लो, या फिर इसको कैसे भी कर सकते हैं, इसको ग्राम को mg में करेंगे तो 1 ग्राम में कितने 1000 mg होते हैं। ठीक है, तो 1000 mg इन इतने, तो इससे काट देंगे, ये 3 0 कट जाएगी, तो या तो इसका आंसर हो जाएगा 1 mg इन 100 ml। ठीक है, 1 mg इन 100 ml भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें माइक्रोग्राम में चाहिए। अब 1 mg में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, वही 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। 1000 mcg इन कितने में 100 ml में। ठीक है, तो अब इसके ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, क्या बचेगा 10 mcg इन 100 इन 1 पर ml, मतलब क्या हो जाएगा 10 mcg पर ml। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया हमारा 10 mcg पर ml आंसर आ जाएगा। आगे समझिए। ठीक है, तो मतलब जो ये रेशो में दिया होता है ना, उसका मतलब होता है जो इधर दिया हुआ है इतना ग्राम इन इतने ml, मतलब 1:100 है, तो इसका मतलब है 1 ग्राम इन 100 ml। अगर होता 1:1000, 1 ग्राम इन 1000 ml, ऐसे ही करके, मतलब ये इधर वाला तो होता है इतना ग्राम है और इतने ml में प्रेजेंट है, इसका बस ये मतलब याद रखना, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो इसका हमने क्या कर लिया,
इसका कर लिया। अगर हम सीधा भी इसको ग्राम को ना माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम में कितने 10⁻⁶ माइक्रोग्राम होते हैं ना, तो उससे कर लेंगे, तो उससे भी वही बात है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को ऐसे इजी लगे तो ऐसे कर लो, वरना वो तो वही बस सेम है। तो क्या हो जाएगा 10, ये mcg का मतलब माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम हो जाएगा किस पर ml। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 10 mcg पर ml। ठीक है, तो इसका हो गया आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है तो मुझे तो इसका ये लग रहा है, अगर आप लोगों को किसी को मतलब कुछ और इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो इसका यही इसी तरीके से होगा, वैसे ये क्वेश्चन इसका यही आंसर होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ पता हो कि भाई इसका अलग आंसर होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन 0.01 n मतलब नॉर्मल NaOH। ठीक है, इसमें जो फिनोफ्थलीन का कलर पूछा हुआ है 0.01 नॉर्मल NaOH में कितना होता है, तो याद रखना है फिनोफ्थलीन होता है जो, ये NaOH क्या होता है, अल्कलाइन है ना, मतलब बेसिक है। तो जो फिनोफ्थलीन होता है ये बेसिक में, तो जो अल्कलाइन होता है उसमें इसका कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है। तो इसका आंसर हो जा एक ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछते एसिडिक में अगर कलर पूछते इसका, तो क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो जो फिनोफ्थलीन होता है ये एसिडिक मीडियम में तो कैसा कलर देगा, कलरलेस होगा, और बेसिक में अल्कलाइन में क्या होगा, पिंक होगा। तो ये याद रखना है, फिनोफ्थलीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका है ऑप्शन ए राइट है। और फिनोफ्थलीन की अगर पीएच रेंज देखें तो कितनी होती है, 8 से 10 तक होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी पीएच रेंज 8 to 10 तक होती है फिनोफ्थलीन की, याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, वेंटोलिन इज कॉमन ब्रांड नेम ऑफ, ऑप्शन है साल्बिटामोल, टर्बिटालिन और सिप्रिनालिन एम्फिटामिन। तो ये तो मैंने बताया था अभी, वेंटोलिन किसका ब्रांड नेम होता है, तो ये होता है साल्ब्यूटामोल का, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साल्ब्यूटामोल को एल्ब्यूटिरोल भी बोलते हैं और इसका ब्रांड नेम होता है वेंटोलिन। ठीक है, इसको अस्थमा में यूज़ करते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, ये सब बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, द डायग्नोस्टिक एजेंट प्रोपाइलायोडोन इज यूज्ड फॉर। तो इसके ऑप्शंस हैं यूरोग्राफी, आर्टीरियोग्राफी, ब्रोंकोग्राफी, माइलोग्राफी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया कि प्रोपाइलायोडोन किस में यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, ब्रोंकोग्राफी में यूज़ करते हैं। काफ़ी बार रिपीट हुआ है यही वाला क्वेश्चन, यही पूछते हैं। तो पूछते हैं ब्रोंकोग्राफी में क्या यूज़ होता है, ऑप्शन प्रोपाइलायोडोन होता है, या फिर ऐसे उल्टा करके पूछता है। तो कैसे पूछ सकते हैं, तो हमें याद रखना है जो प्रोपाइलायोडोन होता है इसको किस में यूज़ करते हैं, ब्रोंकोग्राफी में यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, प्रोजेस्टेरोन कंटेन वन ऑफ दीज बेसिक न्यूक्लियस। तो जो प्रोजेस्टेरोन में कौन सा न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन है 5 अल्फा एंड्रोस्टेन, 5 अल्फा एस्ट्रेन, 5 अल्फा प्रिग्निन, नन ऑफ दीज। तो प्रोजेस्टेरोन होता है तो इसमें कौन सा न्यूक्लियस होता है, तो इसमें होता है ऑप्शन सी है राइट आंसर, 5 अल्फा प्रिग्निन। ठीक है, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रिग्निन याद रख सकते हैं, इसमें प्रिग्निन न्यूक्लियस होता है। और हम देखें तो 5 अल्फा एंड्रोस्टेन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन के अंदर होता है। ठीक है, जो एंड्रोस्टेन है ये किस में होता है, टेस्टोस्टेरोन में होता है। और जो 5 अल्फा एस्ट्रेन होता है ये किस में, एस्ट्रोजन में होता है। जो एस्ट्रोजन होता है उसके अंदर होता है 5 अल्फा एस्ट्रेन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनमें हम कार्बन भी याद रख सकते हैं, किस में कितने कार्बन हैं। ठीक है, जो एस्ट्रोजन होता है इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, अगर हम इनके कार्बन याद रखना चाहे तो 18, 19, 21, इसमें 18 होते हैं, इसमें 19 होते हैं, इसमें 21 होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन होता है इसके अंदर 18 कार्बन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन में होते हैं 19, प्रोजेस्टेरोन में होते हैं 21। ठीक है, और इसमें ये न्यूक्लियस याद रखने हैं, इसमें कौन से, प्रोजेस्टेरोन में 5 अल्फा प्रिग्निन न्यूक्लियस है, एस्ट्रोजन में 5 अल्फा एस्ट्रेन, टेस्टोस्टेरोन में 5 अल्फा एंड्रोस्टेन न्यूक्लियस होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, इन डायजेपाम नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट एट। ठीक है, तो डायजेपाम में नाइट्रोजन एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसका ऑप्शंस है
1-3 पोजीशन, 1-4 पोजीशन, 1-5 या 1-2 पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन पे होता है इसमें नाइट्रोजन एटम। तो हमें क्या डायज़ेपाम का इनमें हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मतलब वैसे तो इसका लोगो याद भी कर रखा होगा कि इसमें नाइट्रोजन एटम 1-4 पोजीशन पे होता है। तो इसका ऑप्शन वैसे बी राइट है, 1-4 पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं इसमें नाइट्रोजन एटम। पर हमें जैसे कुछ कुछ ड्रग्स हैं उनका स्ट्रक्चर तो याद होने चाहिए। जैसे अभी बेंजोडाइज़ेपिन में जैसे डायज़ेपाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होगा, इसमें क्या होती है, यहाँ पर ये एक बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें 7 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। इसको 7 मेंबर रिंग बनाना है। तो यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, उसके बाद एक नाइट्रोजन यहाँ लगेगा, ऐसे करके ऐसे ही रिंग बना देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 1-4 पोजीशन पे क्या हो गई, इसमें नाइट्रोजन एटम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लटका दो एक इधर, और ये एक यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे लगा दो CH3, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये क्या है, डायज़ेपाम। डायज़ेपाम का स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, डायज़ेपाम का। अगर हम इसकी नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग होगी इसकी यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। 1-4 डायज़ेपाम होता है ये, मतलब 1-4 बेंजोडाइज़ेपिन बोलते हैं, ठीक है। 1-4 क्योंकि 1 और 4 पे नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है ना, इनको 1-4 बेंजोडाइज़ेपिन्स बोलते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन यही है, डायज़ेपाम में जो नाइट्रोजन आइटम है वो किस पोजीशन पे है, तो 1-4 पोजीशन पे है, ठीक है। 1 2 3 4, फिर ये 5 6 यहाँ पर हो जाएगा, फिर ये 7 ये 8 और ये 9, ठीक है। इसकी ऐसी नंबरिंग होती है। तो इसमें याद रखना है कि 1-4 पोजीशन पे नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, डायज़ेपाम का। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आयोडीन। मतलब आयोडीन किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, ऑल ऑफ दीज। तो आयोडीन किस में प्रेजेंट है, तो हमें पता है जो ये थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं T3 और T4 इनमें होता है। तो ऑप्शन सी राइट है इसका। थायरोक्सिन जो होता है इसके अंदर आयोडीन होता है, थायरोक्सिन होता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं इसको, पता है क्या बोलते हैं। इसका T4 होता है, एक तो T3 होता है और एक होता है T4। तो T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन, तो इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। मतलब 4 आयोडीन के आइटम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और T3 के अंदर 3 आयोडीन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। और इंसुलिन और ग्लूकागोन, तो ये इंसुलिन जो है ये पेनक्रियास से निकलते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती है, उनमें जो बीटा सेल्स होती है उनसे इंसुलिन, और अल्फा सेल से ग्लूकागोन सीक्रेट होता है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट होते हैं, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है कि जैसे इंसुलिन इज द फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट ऑफ ग्लूकागोन, मतलब एक दूसरे के होते हैं ये फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। क्योंकि इंसुलिन तो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन क्या करता है, इसके लेवल को ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, एंटासिड एक्ट बाय। तो इसके ऑप्शंस है, एंटासिड कैसे एक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक HCl कंटेंट, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ HCl इन स्टमक थ्रो हाइड्रोजन, पोटाशियम, ATPase, पंप, ऑल ऑफ दीज। तो एंटासिड्स कैसे एक्ट करते हैं, जो एंटासिड्स होते हैं क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। जो HCl होता है ना, गैस्ट्रिक HCl कंटेंट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ऑप्शन ए राइट है। तो ये जो हम जो पेप्टिक अल्सर में ड्रग्स पढ़ते हैं ना, ये उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है। उसमें जो एक तो ड्रग होती है जो डिक्रीज करती है या रिड्यूस करती है वॉल्यूम ऑफ HCl इन स्टमक। तो कौन कौन सी ड्रग होती है जो डिक्रीज करती है HCl को, उसमें हम पढ़ते हैं जैसे H2 एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन। एक वो क्या करती है, रिड्यूस करती है, डिक्रीज करती है वॉल्यूम ऑफ HCl इन स्टमक। इसमें एक तो वो ड्रग्स आती है, कौन सी बता दी, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। एक PPIs होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। और एंटीकोलिनर्जिक्स में जैसे पायरेनज़ेपिन जो होती है ना, पायरेनज़ेपिन होती है, वो भी इसमें आती है। तो ये सब क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम ऑफ HCl। एक होता है न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक HCl, उनमें कौन कौन से आते हैं, उनमें आते हैं ये एंटासिड्स आते हैं। एंटासिड्स कौन कौन से होते हैं, एक तो सिस्टेमिक होते हैं, एक नॉन सिस्टेमिक होते हैं। सिस्टेमिक में के सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, सोडियम सिट्रेट आ गया। नॉन सिस्टेमिक में क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब किस में आते हैं, नॉन सिस्टेमिक में आते हैं। तो ऐसे हाथों के हाथ ना, पता है हमें क्या करना चाहिए, क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन होता है रिवाइज कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, काफ़ी टाइम तक हमें वो चीज़ याद रहती है।
और ये हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है ना, इसमें जो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं, इसमें ओमिप्राजोल वगैरह हम पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, इसी को ही इनएक्टिवेट करते हैं। हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस जो होता है उसको, ये जो ओमिप्राजोल होती है इसको इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट करती है। ठीक है, तो ये सब किस में से दिया हुआ है, उसी का पूरा क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसियल कंटेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या है, कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म आर। तो इसमें ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हैलोजन, KMnO4, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो क्या पूछा है, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कौन कौन से है इसमें ऐसे पूछा हुआ है, ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इसके जो ये सारे ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या पोटाशियम परमैग्नेट है, इसको पोटाशियम परमैग्नेट बोलते हैं KMnO4 को, और हैलोजन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, अल्ट्रावोलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम यूज्ड इन ड्रग एनालिसिस। ऑप्शंस हैं 50 to 200 नैनोमीटर, 200 to 750 नैनोमीटर, 200 to 400 नैनोमीटर, 400 to 600 नैनोमीटर। तो इसका क्या यूवी की रेंज क्या होती है, सिंपल सा इसमें क्या है, यूवी की रेंज पता होनी चाहिए हमें, क्या यूवी की रेंज है, तो यूवी की रेंज होता है 200 to 400 नैनोमीटर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अगर यूवी विजिबल होता, यूवी विजिबल जो होता है उसकी रेंज होता है 200 से 800 तक होती है, 200 to 800 नैनोमीटर होता है यूवी विजिबल की, और सिर्फ यूवी की क्या होती है 200 to 400 नैनोमीटर होते हैं। तो इसका याद रखना है, ये क्या होगा 200 से 400 नैनोमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, द टू कंपाउंड शोन बिलो आर। इसमें ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं, पूछा हुआ है इसको क्या पूछ रखा है इसने, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, डायस्टीरियोमर्स, आइडेंटिकल या इनैंशियोमर्स, मतलब दोनों कंपाउंड क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड है एक दूसरे की, पहली बात तो क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, ये क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो मिरर इमेज है ये, और ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये ऐसे क्या मतलब सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है, अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये Cl तो यहाँ आएगा, ये H यहाँ पर आएगा, तो ये नहीं होंगे, बट ये क्या है, मिरर इमेज है। तो ऐसे कंपाउंड विच जो मतलब विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो उन्हें हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ठीक है, और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये जो होते हैं ये मिरर इमेज नहीं होते डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनैंशियोमर्स होते हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, सोडियम एसीटेट इज यूज्ड एज यूरिनरी एसिडिफायर, कैल्शियम रिप्लेनिशर, फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड या एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सोडियम एसीटेट क्या होता है, इसका ऑप्शन सी राइट है, फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड, इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इनके हमें यूज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा किस में यूज़ हो रहा है, तो इस पर एक क्वेश्चन तो ज़रूरी आता है। तो सोडियम एसीटेट किस में यूज़ होता है, फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, एमिनोफाइलिन इज यूज्ड इन। एमिनोफाइलिन किस में यूज़ होता है, एडिमा, अल्सर, अस्थमा, डिप्रेशन, तो किस में यूज़ करते हैं एमिनोफाइलिन को, एमिनोफाइलिन इज यूज्ड इन अस्थमा। ठीक है, ए से एमिनोफाइलिन, ए से अस्थमा, एमिनोफाइलिन को अस्थमा में यूज़ करते हैं। एमिनोफाइलिन क्या होता है, थियोफाइलिन प्लस इथाइलिन डाइअमीन, इसके अंदर होता है थियोफाइलिन प्लस इथाइलिन डाइअमीन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये याद रखना है, एमिनोफाइलिन में क्या होता है, थियोफाइलिन प्लस इथाइलिन डाइअमीन होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसको अस्थमा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ दीज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कंटेन प्लेटिनम। तो ये एंटी कैंसर ड्रग है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन इनके ऊपर भी जरूर आता है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें प्लैटिनम किस में, अच्छा ऑप्शंस है नाइट्रोजन मस्टर्ड, सिस्प्लेटिन, ब्यूसल्फन, डोनोरुबिसिन। तो कौन सी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है, कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जिसमें प्लैटिनम प्रेजेंट है, तो ये सिस्प्लेटिन, ऑप्शन बी राइट है। जो सिस्प्लेटिन होती है इसके अंदर प्लेटिन, इसमें नाम भी पता लग रहा है, इसमें प्लैटिनम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिस्प्लेटिन के अंदर।
तो सिस्प्लेटिन क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होती है, एंटी एमिटिक ड्रग होती है, और ये क्या होती है, हाईली एमिटोजेनिक होती है, मतलब तो इसके साथ एंटी एमिटिक ड्रग देनी जरूरी होती है। हाईली इस एमिटोजेनिक ड्रग होती है, ये वॉमिटिंग कोज करा देती है, इसलिए इसके साथ क्या करते हैं, एंटी एमिटिक ड्रग देते हैं सिस्प्लेटिन के साथ में। और जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है ये अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं, ये भी इसमें एंटी कैंसर में आते हैं। ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसमें मीक्लोरिथामिन, एमस्टिनेसिया, साइक्लोफोस्फेमाइड, फोस्फोमैन, क्लोरम, ब्यूसिल, मेल्फ्लेन, ये सारी ड्रग आती है नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर। और अल्काइल सल्फोनेट, ये ब्यूसल्फन जो होता है ना, ये अल्काइल सल्फोनेट के अंदर आता है, ब्यूसल्फन। और डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन ये एंटीबायोटिक होती है, और ये जो होती है ना ये कार्डियोटॉक्सिक होती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी शो करती है। तो ये एंटी कैंसर ड्रग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। इन कार्डिक ग्लाइकोसाइड अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग इज अटैच्ड टू स्टेरॉयड न्यूक्लियस एट, तो C16, C17, C3, C14। तो क्या आंसर होगा इसका, कार्डिक ग्लाइकोसाइड में जो अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग होती है, जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस होता है, उसमें जो ये लैक्टोन रिंग कहाँ पे अटैच होती है, तो इसका आंसर होगा C17 पे अटैच होती है। ठीक है, जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है उनके अंदर साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड में। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ड्रॉ करें तो एक बार ये इसमें एक रिंग ये बनाई, ठीक है, उसके बाद एक रिंग और बनाई, उसके बाद यहाँ पर एक रिंग बना दी। ठीक है, 3 तो ये 6 मेंबर रिंग हो गई। अब एक 5 मेंबर रिंग बना दो, बना दी ऐसे। ठीक है, अब इसमें जो ये पोजीशन है यहाँ पर ये 17 पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर लैक्टोन रिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो छोटा सा बना देती हूँ, ये ढंग से नहीं बना, दोबारा से बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। ये इसमें बना दी 2 रिंग, फिर बना दी तीसरी रिंग, उसके बाद एक बना दी 5 मेंबर रिंग। अब यहाँ पर ये 17 पोजीशन होती है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो इसमें यहाँ पर ये लैक्टोन रिंग अटैच करनी है। ठीक है, ये 5 मेंबर बना दी हमने लैक्टोन रिंग। ठीक है, ये होती है लैक्टोन रिंग, और ये C17 पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड की, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10, ये पूरी एक रिंग हो गई 10 तक। उसके बाद यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, पहले तो हम इसको कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, यहाँ तक ले आएंगे। उसके बाद ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 15 16 17। ठीक है, अब 17 पे ये जो होती है लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये लैक्टोन रिंग भी 5 मेंबर भी हो सकती है, 6 मेंबर भी हो सकती है। 5 मेंबर होती है किसमें, कार्डिनोलाइट्स में होती है, और 6 मेंबर होती है बुफेडिनोलाइट्स में होती है। और ये कौन सी पोजीशन पे, C17 पोजीशन होती है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C17 पोजीशन पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, इन विच ड्रग इज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसका ऑप्शन है एड्रेनलिन, एस्पिरिन, फिनोबार्बिटोन, एस्टाइलकोलिन। तो ये किस में होता है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो वो स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर से एसोसिएटेड होती है, तो ये होता है एड्रेनलिन। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो एड्रेनलिन होता है इसका जो एल आइसोमर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।